Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम prelims related question that is based on economy. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं start. The first question is which of the subsequent indices or indexes is released by the World Bank? यहाँ पे आपको कुछ indexes दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है वो World Bank के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। Now the first is ease of doing business index, second is human development index, third is logistics performance index and fourth is global competitive index. Now the given options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. The options अब आप इसी तरह का उम्मीद कर सकते हैं, इवन Prelims 2024 में भी आपको इसी तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या होता था, you could have easily eliminated, अगर आपको एक पता है कि ये वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है तो वहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते थे। लेकिन नाउ यू हैव टू नो अ लिटिल बिट, यू मे से इन डेप्थ, आपका नॉलेज डेप्थ थोड़ा बढ़ना चाहिए बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जहां पे यूपीएससी इस तरह के ऑप्शंस दे रही है तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शंस क्या है। ए ओनली 1, बी ओनली 2, C only 3 और D all 4 of them are released by World Bank। सोचिए आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, इवन इफ यू आर राइटिंग मेंस आंसर तो आप मेंस आंसर में भी ये सारे इंडेक्सेस को कोट करते हैं तो आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ओनली 2। तो यहां पर आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB आपको पता है दिस इज वेरी फेमस इंडेक्स एंड दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जिसको बोलते हैं, जिसके इन लाइन में नीति आयोग ने भी रिसेंटली एक लॉजिस्टिक्स पर अपना इंडेक्स निकाला है। तो दिस इज ऑल्सो रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। अब ये दो बाकी जो इंडेक्स हैं तो इसमें देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है दिस वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड यूटिलाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा यूज किया जाता है। एंड अ रीसेंट क्वेश्चन केम ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन यू में से मेंस 2020। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी पर कि इसमें क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इंडिया का रैंकिंग क्या है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था और दिस वाज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन क्योंकि HDI के बारे में हम लोग काफी जगह कोट भी करते हैं। तो आपको पता है कि HDI इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, ये किससे रिलेटेड है, UNDP। नाउ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें तो टिपिकली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉट द वर्ल्ड बैंक और इसमें क्या है, इट असेसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मार्केट एफिशिएंसी, बिजनेस सोफिस्टिकेशन एंड इनोवेशन। तो यहां पर कौन से दो इंडेक्स थे, EODB एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSR भी बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज CSR spending is applicable to companies incorporated in India as well as foreign company having its office in India. The second statement is CSR norms are applicable on limited liability partnership firms. The third is India is considered as the first country to have a CSR as statutory liability for the corporate entities under the Companies Act 2013. Now which of the above statements is or are correct regarding CSR? तो आपको बताना है, अगेन ऑप्शंस वैसे ही हैं, only 1, only 2, all 3 or none of them. सोचिए थोड़ा सा because you have read about CSR. Even recently we solve a question on civil society, वहां पर भी हमने CSR के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने CSR के बारे में सुन रखा है, कॉर्पोरेट यू में से गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता है इसके बारे में। यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। सोचिए थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ओनली 2। नाउ द स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग हियर इज द स्टेटमेंट 2 CSR नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स।
नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग क्यों है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले CSR को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म वेयर बिजनेस एंटिटी एंश्योर्स कंप्लायंस विद लीगल, एथिकल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नाउ इंडिया वाज द फर्स्ट टू मेक CSR a statutory requirement under the Companies Act 2013 for corporations। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया जो था वो फर्स्ट टाइम एक स्टैट्यूटरी मैंडेट ले आया, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट, कि आपको जो है सर्टेन परसेंटेज ऑफ का प्रॉफिट, जो भी हम लोग आगे देखेंगे, वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स CSR फंड्स। और वो CSR फंड्स क्या चीज में यूज होते हैं आपको पता है, जैसे हंगर इरेडिकेशन, पोवर्टी एलिवेशन, बेसिकली सोशल सेक्टर के लिए जितने भी स्कीम्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके पीछे का सेंस एक समझ लीजिए कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। नाउ कॉर्पोरेट्स मेक देयर प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, दे सेल इन द मार्केट एंड द कंज्यूमर्स बिलोंग टू द सोसाइटी। अब क्योंकि कंज्यूमर उनको फायदा दे रहे हैं, तो आपको भी वापस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, और उसी को जो है गवर्नमेंट ने एक लीगलाइज कर दिया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एक स्टैट्यूटरी मैंडेट बना दिया है। अब यहां पर हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ एवरी कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, और अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी एंड shall spend in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during 3 immediate preceding years। Now देखिए, अगर आपको इस साल के लिए CSR कंट्रीब्यूट करना है तो आपको कितना करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने देखा जो क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं कि आपका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर हो, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर हो, या नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ और मोर रहा है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ CSR। अब यहां पर क्या है, देखिए इनके पास क्या है कि आपको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब इस साल के लिए अगर आप CSR देने वाले हैं तो पिछले 3 साल का जो है आप एवरेज नेट प्रॉफिट निकालिए, ठीक है, और उसका 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस पे डिटेल में जाके आपसे पूछा सकता हो सकता है आपसे बोल दिया जाए कि 5% कंट्रीब्यूट करना है, तो यहां पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अप्रूव्ड सेक्टर्स फॉर CSR स्पेंडिंग हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर है। इसके बाद इफ विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ CSR, देयर आर नो स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इन कंपनीज को कोई स्पेशल एग्जेम्पशंस नहीं दिया जाएगा अगर वो CSR एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर आप CSR में जितना पैसा दे रहे हैं उसका आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नॉर्म्स नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या हमने देखा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बिकॉज आपको पता है LLP बनाने के लिए देयर इज अ सेपरेट एक्ट, LLP एक्ट है सेपरेट, ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनता है, इसी कारण इस पे CSR भी नहीं लगता है। तो यहां पर हमने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन सीखा। प्लीज गूगल सर्च ऑल्सो, आप CSR के बारे में थोड़ा सा सर्च करिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं हेल्प। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इशुएंस ऑफ डिस्टिंक्ट लाइसेंसेस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द सेकंड इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर पोस्ट कॉस्ट रिकवरी। एंड द थर्ड इज ग्रांटिंग द लिबर्टी टू चूज एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स थ्रू आउट द ईयर। नाउ व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट हेल्प। आपको बताना है यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से सही कौन कौन है। द ऑप्शंस आर ओनली 1, B इज ओनली 2, C इज ऑल 3 और D नन ऑफ देम। अच्छे से सोचिए और हम लोग को बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहां पर इसका देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या है, ओनली 1। तो यहां पर कैसे है, देखिए यहां पर जो आपको क्या है, द ओनली राइट स्टेटमेंट इज ग्रांटिंग द लिबर्टी टू चूज एक्सप्लोरेशन ब्लॉक थ्रू आउट द ईयर। नाउ यहां पर जो पहला दोनों स्टेटमेंट है दैट वाज इन द अर्लियर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते थे नेल, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो था, जो हेल्प के पहले था। ये जो था ये क्या था, ये हेल्प के पहले था और इसके पहले जो है इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, आपको जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इसमें क्या हुआ कि जो ये हमारा जो नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी था इसको चेंज करके दे ब्रॉट हेल्प, और इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज लाया गया। जैसे देखिए सबसे पहले क्या था, यूनिफॉर्म लाइसेंस लाया गया। यूनिफॉर्म लाइसेंस का मतलब क्या हुआ कि इट एस्टैब्लिशेस अ यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर इनकम्पासिंग ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल, गैस एंड कोल बेड मीथेन अंडर अ सिंगल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। देखिए एक कंपनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ, एक कंपनी जो है उसको एक्सप्लोरेशन करने के पास उसके पास सारा इक्विपमेंट्स है, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, लेकिन अगर उसको डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस करना है, जैसे एक ही साइट पर यू कैन फाइंड ऑयल, यू कैन फाइंड गैस, यू कैन फाइंड कोल्ड बेड मीथेन, तो वहां पर अब क्या होता है कि उसको सब पहले क्या होता था कि सेपरेट लाइसेंसिंग होता था हर चीज के एक्सप्लोरेशन के लिए। तो अब क्या किया गया है, यूनिफॉर्म
लाइसेंसिंग कर दिया गया कि अगर इफ यू हैव द इक्विपमेंट, इफ यू मीट द क्राइटेरिया, यू कैन एक्सप्लोर एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये बहुत ज्यादा कंपनी का पैसा बचाता है एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लीगैलिटीज को भी मिनिमाइज करता है। द सेकंड थिंग इज ओपन एक्रिएजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्रिएज मींस बेसिकली जो एरिया होता है जहां पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर किया जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। नाउ अंडर हेल्प हाइड्रोकार्बन कंपनीज कैन select exploration blocks at any time during the year without waiting for formal bid rounds from the government। देखिए पहले क्या होता था कि एक एक्रिएज एरिया में जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते थे उनका डिफरेंट टाइप पे ऑक्शंस होता था। तो अगर कंपनी जो है उस पे एक्सप्लोर करना चाहती थी तो उसको वेट करना पड़ता था फॉर फॉर्मल बिड राउंड्स। नाउ ओपन एक्रिएज क्या है कि एक एरिया में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें कंपनी जो है वो एक्सप्लोर कर सकती है ऑन सर्टेन रेगुलेशंस, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके इट कैन स्टार्ट एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड मोस्ट जो सबसे स्ट्रैटेजिक चेंज था दैट वाज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। देखिए होता क्या था, एक्सप्लोरेशन इज अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव यू में से प्रैक्टिस, जहां पर आपको देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनीज एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं सकती है। जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे रिलायंस का है और भी एसआर्स हैं, बहुत सारा है जो कि एक्सप्लोरेशन का काम करती है। तो यहां पर क्या था कि इसमें पहले जो था कि एक्सप्लोरेशन करने के बाद आपके पास जो गैस मिलता है या जो भी हाइड्रोकार्बन मिलता है उसके सेल के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर करते थे गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें क्या होता था कि बहुत टाइम डिले होता था, गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट्स का बहुत सारा इश्यूज होता था। इसको चेंज करके दे ब्रॉट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो यहां पर रादर देन प्रॉफिट शेयरिंग गवर्नमेंट के साथ अब इनको क्या करना पड़ता है, रेवेन्यू शेयरिंग। मतलब डे वन से जो ये पैसा मतलब जो तेल बेचकर या जो भी हाइड्रोकार्बन बेच के पैसा आ रहा है उसका सर्टेन परसेंट जो है इनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि कंपनीज पर भी लोड घट गया कि आपको प्रॉफिट अपना मिनिमाइज करना है और इस तरह से ये सब करना है, और गवर्नमेंट के लिए भी रिकवरी इजी हो गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम। नाउ न्यू गैस प्रोडक्शन इन, आप बोलेंगे डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एरियाज, कंपनीज आर ग्रांटेड मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम विद इन सेटलमेंट। देखिए कंपनी इतना ज्यादा पैसा इनकर करती है एक्सप्लोरेशन में, तो अगर उसको ओपन मार्केट में फ्री में मतलब अपने मन मर्जी प्राइस पर अगर बेचने को नहीं दिया जाएगा तो इसके वजह से इनका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमाइज होगा और ये एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से अगर वो गैस निकाल के ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए उनको मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम मिलता है। तो दीज ऑल आर अंडर दी हेल्प। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसीडर्ड एज एसेट्स फॉर द आरबीआई। आपको बताना है कि इसमें से एसेट्स कौन कौन है आरबीआई की। द फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेकंड इज loan to central government, state governments, NABARD, etc. Third is deposits of commercial bank, scheduled state cooperative banks and other banks with the RBI. And fourth is investment in foreign securities. तो आप बताइए कि इसमें से assets कौन कौन है RBI के बैलेंस शीट पे अगर आप देखते हैं तो इसमें से asset किसको किसको काउंट करेंगे। The given options are again only one, only two, all three, और यहाँ में से यहाँ पे आप बोल सकते हैं the fourth option is all four होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ओनली 3। यहां पर सिर्फ एक जो है जो कि हम लोग जिसको एसेट ऑफ आरबीआई में कंसीडर नहीं करेंगे वो क्या है, जल्दी से बताइए। वो है डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर बैंक्स विद आरबीआई। देखिए किसी भी तरह का डिपॉजिट विद द आरबीआई वो उसके लिए एक लायबिलिटी है। इवन अगर आप कैश डिपॉजिट जो उसके पास जितने भी हैं दैट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि दैट कैश जो है वो आरबीआई होल्ड करता है और आप हमेशा एक इवन इफ यू सी ऑन अ करेंसी वहां पे लिखा रहता है कि द आरबीआई हैज द लायबिलिटी टू पे द बियरर सच अमाउंट, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, वहां पर लायबिलिटी। लेकिन अगर वही हम लोग एसेट्स की बात करें तो क्या है आपकी गोल्ड रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज है, लोन्स टू बैंक है, जो बैंक को वो लोन दिया है रेपो रेट के अंदर, आप देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर या एमएसएफ के अंदर जो लोन्स देते हैं आरबीआई जो बैंक्स को, तो उस केस में क्या होता है कि वो दैट इज कॉल्ड एसेट, क्योंकि उसके बदले उनको पैसा मिलने वाला है, उस पर एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलने वाला है। वही लोन टू सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल दीज आर एसेट्स। लायबिलिटीज में क्या है, करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द बैंकिंग डिपार्टमेंट, करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। आपको पता है जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही फाइनली गारंटर है कि इस 10 रुपए के नोट के आप बोल सकते हैं इन एक्सचेंज उसको उतना वैल्यू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेदर इट इज विद द कस्टमर और इट इज विद द बैंक। वॉल्ट कैश हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, आप डिफरेंट जो है एवेन्यूज देख सकते हैं जहां पर करेंसी है, ये सब जो है लायबिलिटी है फॉर आरबीआई। नाउ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर बैंक्स विद द आरबीआई, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद द आरबीआई, सो दीज ऑल आर यू मे से लायबिलिटीज। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट टैक्स एक्सपेंडिचर रेफर्स टू। नाउ टैक्स एक्सपेंडिचर हम लोग किसको बोलते हैं, द गिवन ऑप्शंस is A, expenditure presented on corporate balance sheets to reduce tax liabilities. B is expenditure incurred by government during a tax collection processes. C is expenditure undertaken by firms to comply with tax and administrative requirements. And D is the potential cost incurred due to applying concessional tax rates. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर है द पोटेंशियल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू अप्लाइंग कंसेशनल टैक्स रेट्स। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि इन, अगर पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसको हिंदी में बताएंगे अच्छे से कि इन समरी टैक्स एक्सपेंडिचर सिग्निफाइज द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ टैक्स प्रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स मिस्ड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। नाउ आपको पता है कि अगर आपने कभी भी डायरेक्ट इनकम टैक्स फाइल किया है तो आप देखते हैं देयर आर एग्जेम्पशंस, ATC, ATCC जो है, बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जेम्पशंस देते हैं जहां पर आप अपना होम लोन, एजुकेशन लोन पे जो भी अमाउंट आप पे किए हैं आप उसको टैक्स से डिडक्ट करा सकते हैं, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि यही सब जो टैक्स इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है कि आप ये सब फायदा उठा सकते हैं, अपने टैक्स लोड को कम कर सकते हैं, तो ये एक तरह से रेवेन्यू वो फॉरगो कर रही है, वो बोल रही है कि चलिए इतना टैक्स आप हमको मत दीजिए। तो ये जो फॉरगो करने वाला अमाउंट है इट इज कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। देखिए जनरली लोगों को लगता है क्या है कि टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो पैसा वसूलने में जो खर्चा पानी आता है इंप्लॉइज पर, गवर्नमेंट मशीनरी पर, उससे जो खर्च होता है उसको एक टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट, जो आप बोल सकते हैं जो फॉरगो कर देती है अमाउंट, कि ये आपको इंसेंटिव मिल गया, ये आपको कम रेट पे इंटरेस्ट मतलब कम टैक्स देना है, या जो भी अमाउंट वो फॉरगो करती है, दैट इज कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। तो यहां पर सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट डी। चलिए, तो हमने यहां पर देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच क्वेश्चंस, वेरी यू में से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये अगर आप सॉल्व करते जाते हैं और आपका रिवीजन होते जाता है उस टॉपिक का, अगर कुछ चीज आप यहां पे नहीं समझते हैं तो गो बैक टू योर नोट्स में जाइए, रिवाइज करिए, गूगल सर्च करिए, इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़िए एंड इस 5 क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।